आज हम लोग पूरा यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स वन शॉट में कंप्लीट करेंगे एंड इसमें हम लोग पूरी थ्योरी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड एक एंथुसियाज्म बना रहेगा। सो आई वुड बी एबल टू डू बेटर, राइट? सो प्लीज सपोर्ट मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड अ बेटर कंटेंट ऑल्सो एंड इम्प्रूव द थिंग्स, राइट? सो ये कहना था। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर द क्वांटिटीज जिन्हें आप लोग मेजर कर सकें, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, जैसे मार्कर है तो आप इसकी लेंथ मुझे बता सकते हैं, राइट? इसका टेम्परेचर कितना आप वो भी मुझे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे फोर्स लगाया तो ये कितनी दूर जाएगा, अगर आप लोग को फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है तो आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि ये कितनी दूर जाके गिरेगा एंड इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। इसके बारे में हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, राइट? So physical quantities are the quantities which can be measured, right? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग की फीलिंग्स जैसे हैं, जैसे लव, हेटनेस हो गई, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि हम लोग इसे मेजर नहीं कर सकते। अब हम लोग लव या हेटनेस का भी मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लोग को सैडनेस का भी मेजर नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल क्वांटिटी एंड अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट? सो फिजिकल क्वांटिटीज में एक टर्म आता है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, राइट? ये होती है, करेक्ट है। तो यूनिट क्या होती है? मैग्नीट्यूड सब लोगों को पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है? बट यूनिट क्या होती है? ओके इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू थे, दोनों मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब क्या डिफरेंस है? हाँ, अब तो क्लियरली पता है, ये फोर्स होगा एंड ये या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? सो हम लोग बेस्ड ऑन दिस यूनिट्स हम लोग किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट? ओके, ठीक है, बस इतना जानना जरूरी है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बाइफरकेशंस में आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, राइट? ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट? ओके, फंडामेंटल कितनी होती है? 7 माना जाता है प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उस पर हम लोग भी डिस्कशन करेंगे, राइट? एंड डिराइव्ड कौन सी होती है? जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेंथ हो गया एंड टाइम हो गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं दो अभी बता रहा हूं। एंड इसका स्पीड हो गया। स्पीड कैसे? अरे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो तुमने यहां पर लेंथ और टाइम के टर्म्स से स्पीड को डिफाइन कर दिया, लेकिन लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर बेसिकली द क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? उनके या तो सम या प्रोडक्ट या डिफरेंस, मतलब जो भी कर सकते हो, उनसे डिराइव होता है, राइट? ओके, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन्हें आप लोग फर्दर बाइफरकेट या तोड़ नहीं सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल वहां पे स्पीड था, हम लोग इसे डिस्टेंस अपॉन टाइम के टर्म से तोड़ दिया था, बट हम लोग क्या लेंथ को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट? सो वही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, राइट? सो फंडामेंटल क्वांटिटीज अच्छा कौन सी होती हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ओके, फिफ्थ क्या होता है? करंट। सिक्स्थ क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सातवां ऐसा जो आप लोगों को पूरा 11th-12 में कहीं नहीं मिलने वाला, तो हम लोग उसमें बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे। ल्यूमिनोसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला इसका होता है यूनिट, बट हम लोग को उस पर डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है? लेंथ का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, ठीक है? मीटर होता है। मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है, सही बोल रहा हूं।
टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, ओके। करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ये हम लोग को डिस्कस ही नहीं करना है, तो मैं इस पे अभी डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वैसे कैंडिला होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ओके। अच्छा, अब ये तो आप लोग को पता होगा, लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब आप लोग को पता है। टेम्परेचर में थर्मोडायनेमिक्स से कवर करेंगे, बट बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है, वो किसी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है, राइट। एंड करंट क्या होता है, करंट बेसिकली इज द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। बाकी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आगे पढ़ेंगे, एंड आपने होपफुली 10th में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, राइट। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मतलब कितना सब्सटेंस है, ठीक है। बेसिकली ये तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये केटीजी में भी आएगा, तो हम लोग उससे और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जितना बता रहा हूँ उतना आप फॉलो करिए, धीरे धीरे हो जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बोला था कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, देखते हैं वो क्या है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखते हैं। स्पेलिंग अगर थोड़ी सी गलत हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, कॉन्टिनेंट्स लिखने जा रहा था, क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होती हैं, प्लेन एंगल, जिनकी यूनिट होती है रेडियंस, रैड, एंड सॉलिड एंगल, जो होता है स्टेर रेडियन, राइट। अच्छा, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉरी प्लेन क्यों लिखा हूं सिर्फ, रेड, रेडियन। ये बोर्ड है, ये एक 2D प्लेन है, ठीक है। तो इस पे अगर मैंने एक सेक्टर बनाया सर्कल का, आर्क लिया है, तो यहां पर जो एंगल ये बनेगा, ये एक 2D में बन रहा है, तो इस एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहेंगे। बट सॉलिड एंगल क्या होता है, अच्छा एक चीज ला रहा हूं, उससे आप लोग ज्यादा से समझ आएगा। ये एक डिस्क है, तो मान लो यहां से तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर आया, एक कोन बनेगा, तो ये जो एंगल बना है कोन का, इसे ही हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, राइट। मतलब ये डिस्क थी, ठीक है, यहां से यहां तक का एक एंगल बनेगा, जिसे हम लोग कहेंगे, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग होगा सॉलिड एंगल, ठीक है। ज्यादा भी इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कवर करेंगे, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके, ठीक है, यहां तक तो सब डिस्कस हो गया, ओके। अब यहां पर एक वर्ड डायमेंशंस लिखा है, डायमेंशंस क्या होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। कोई फंडामेंटल क्वांटिटी लो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया लेंथ, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, राइट, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। सो इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है। मीटर की कितनी पावर है, 1 पावर है, ठीक है। यही जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर रेज्ड होती हैं, इन्हें ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं, राइट, ठीक है, समझ आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 2 3 4 5, ओके, एंड करंट, ल्यूमिनोसिटी ऑफ लाइट से हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये m है, तो m की जगह यहां पर l लिख दो, मतलब लेंथ है, लेंथ का पहला लेटर उठा के यहां रख दो, लेंथ की पावर 1, या फिर यहां भी कह सकते हो l की पावर 1, ठीक है। यहां पर क्या है, मास, इसे हम लोग ऐसे m से डिनोट करते हैं मास को, ऊपर कोई पावर नहीं लिखी तो मतलब 1 होगा, यहां पर l होगा, ठीक है। टाइम में कैपिटल T इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है
बहुत आसान है। इसका या तो थीटा लिखते हैं या कभी कभी से कैपिटल के से भी नोट करते हैं, दोनों करेक्ट है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि वो कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग ऐसे मोल लिख देते हैं, ठीक है। करंट में हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ये सब क्या थे, वो डायमेंशनल फॉर्मूला थे, एंड जो पावर उनमें रेस की गई है उसे हम लोग डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं देखते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल से लेते हैं, F इज इक्वल टू एम में, राइट, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, तो F इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे, बता रहा हूं। ठीक है, तोड़ दो इन सबको। डेल्टा या सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, ठीक है। जिन लोगों को आता है वो लोग आराम से कर सकते हैं बिना तोड़े भी, मुझे अभी समझाना है इसलिए मैं तोड़ के बता रहा हूं, ठीक है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, करेक्ट है। वेलोसिटी क्या होती है, अरे भैया वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका तुम्हें डायमेंशन लेना है, क्या तुम यहाँ पे डेल्टा लगाओगे तो कोई डिफरेंस आएगा, नहीं, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वेलोसिटी होगी, क्यों होगी अभी उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, सो एल बाय टी, करेक्ट है, ठीक है। यहां लिखो एल एंड ये टी, इसका क्या होगा, ये भी टी बनेगा, टी का स्क्वायर बनेगा, टी इंटू टी क्या बनेगा, टी स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स क्या बनेगा, अब सबको एक ही ब्रैकेट में ले लो, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। बहुत सिंपल था। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। अच्छा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत फेमस इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर, ओके, एम इंटू सी का स्क्वायर, कैपिटल एम, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, सी क्या होता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सब हटाओ, स्पीड है बस सी। तो एल टी माइनस वन होना चाहिए, अरे भाई ये क्या होगा, एल बाय टी बनेगा, मैंने क्या कहा था, आप सबको एक में करके लिख दो, एल टी माइनस वन बन गया, सही है, क्या गलती है, नहीं सही है ना। तो ये क्या बनेगा, एम एल टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस वन का होल स्क्वायर, सो ये बना एम इंटू एल स्क्वायर टी माइनस टू बना, विच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, राइट। हम लोग यहाँ पे एल स्क्वायर नहीं एल टू बोलेंगे, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी हम लोग एल स्क्वायर बोल देते क्योंकि हम लोग की आदत होती है, बट बोलना चाहिए एल टू एंड टी माइनस टू, राइट, ओके। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग से प्रैक्टिस करिएगा, ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपको के का डायमेंशन निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू के वी,
यहां पर आपको दोबारा के का डायमेंशन बताना है, ठीक है। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू आर टी, यहां पर आपको डायमेंशन ऑफ आर बताना है, ठीक है। क्या होगा? अच्छा, ठीक है, इतना आप लोग करिएगा ना, है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं इस पूरे लेक्चर का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे पीवाईक्यूज इस पे कराए थे, जेई मेंस के एंड जे एडवांस का पूरा मैंने एक लेक्चर पूरा लिया था इस पे। तो मैं वो पूरा एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा, आप लोग से चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। इसी चैनल पे फिलोसफर्स एकेडमी में आप लोग को प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अब हम लोगों ने वो सब कवर कर लिया, अब हम लोग क्या टॉपिक बचा है? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो होना चाहिए ना, बिना मतलब क्यों पढ़ोगे, राइट। हाँ, अगर तुम नॉलेज की पढ़े हो तो अलग चीज है, लेकिन जो नॉलेज ले रहे हो उसके पीछे तो एक रीजन होना चाहिए ना कि क्यों ले रहे हो, राइट। सो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू एम सी क्यूब मैंने लिख दिया, फॉर्मूला ये भी है, करेक्ट है, क्या गलती है? मैंने कुछ ही बना दिया फॉर्मूला। अब हम इसे गलत कैसे बताएं? कैसे बता सकते हैं? डायमेंशनली बताएंगे। डायमेंशन ऑफ ई मस्ट बी इक्वल डायमेंशन ऑफ एम सी क्यूब, जो यहां का डायमेंशन है वो यहां का भी डायमेंशन होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम होना कंपलसरी है। ऐसा क्यों होता है अभी आगे पता चलेगा, ओके। विच मीन्स अब यहां पर ये क्या बनेगा? Ml2T-2, जैसा कि मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था, ये बनता है एनर्जी का, ना है तो E इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आप लोग कैलकुलेट करिएगा, क्या बनेगा? Ml3T-3, एंड जो पावर्स होती है डायमेंशंस की वो बराबर होनी चाहिए, तो m का 1 है, इसका 1 है, ठीक है। l का 2 है, l का 3 है, क्या 2 इज इक्वल टू 3 होता है? नहीं होता है। हाँ, बहुत लोग मजे में ऐसे प्रूव में कर देते हैं 2 इज इक्वल टू 3, बट वो ऐसे ही रहता है फॉर फन, इट इज नॉट सीरियस, राइट। सो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, हेंस ये फॉर्मूला डायमेंशनली जब गलत हो गया तो ये न्यूमेरिकली तो ऑटोमेटिकली गलत है, राइट। ओके, सो पहला एप्लीकेशन क्या है? it tells dimensional correctness of a mathematical expression, right? सही लिखा है ना? ओके, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज टू derive a mathematical expression। कैसे? अरे देखो, एक क्वेश्चन से समझते हैं, राइट। इफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, नहीं, इफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, then find a relation between them। हाँ, बहुत सारे लोग कह देंगे एफ डॉट डी होता है, हाँ ठीक है, दैट इज फाइन, कह सकते हैं एक तरीके से। अगर लेकिन
यहाँ पर हम लोग को इसे डायमेंशनली दिखाना है कि वो बन सकता है एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं पहले, जिससे कि थोड़ा सा स्पेस रहे। क्वेश्चन आप लोग को पता है, एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, फोर्स को मैं कैपिटल एफ से, एंड डी को मैं स्मॉल डी से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से, राइट। लिखा नहीं मैंने इसलिए बता दिए। ओके, ठीक है। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए इंटू डिस्प्लेसमेंट की पावर बी होना चाहिए। क्योंकि उसे बोला है ना कि डायरेक्ट की मतलब प्रोपोर्शनल है, तो हो सकता है किसी पावर पे दोनों के डिपेंड कर रहा हो। अब हम लोग को ये पावर्स ए एंड बी निकालनी पड़ेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों साइड ले लो। एक कांस्टेंट, पहले इसे प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, एफ की पावर ए डी की पावर बी के हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ के क्या बनेगा, m0 l0 t0, मतलब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। एंड इससे क्वेश्चन आता है कि नेम टू क्वांटिटीज विच हैव अ यूनिट बट नॉट डायमेंशन। तो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी, उसमें क्या आया था, एक आया था प्लेन एंगल, उसकी यूनिट थी रेडियन, बट उसका डायमेंशन नहीं होता है, राइट। एंड सॉलिड एंगल भी क्या होता है, उसका स्टेरेडियन आया था, बट इसका भी डायमेंशन नहीं होता है। इन दोनों के पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक स्टेटमेंट है इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। A dimensionless quantity may have a unit, but a unitless quantity will not have a dimension. समझ है मतलब, फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम्हारा एंगल था, ठीक है, तो वहां पर उसका डायमेंशन नहीं था बट यूनिट थी, राइट। लेकिन यूनिवर्स ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसके पास यूनिट ना हो बट डायमेंशन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर डायमेंशन ना हो तब भी काम चल सकता है, बट अगर यूनिट ही ना हो तब डायमेंशन होगा ही नहीं, राइट। ओके, सो अब इसका डायमेंशन लोगे, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, हटा दो इसे। ओके, अब इसे ओपन करो, ml2 इज इक्वल टू एफ की पावर ए इंटू डी की पावर बी। हाँ ठीक है, ओके। फोर्स है ml(t-2), डिस्प्लेसमेंट l की पावर b, सो mal(a)t-2a इंटू l की पावर b, करेक्ट है। ओके, तो l को क्या तुम मास से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। क्या तुम टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। इन दोनों का बेस सेम है, l और l है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएगी। ओके, ये कैसे हुआ, अरे l की पावर a इंटू l की पावर b, बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना इसे। ओके, ठीक है। अब दोनों साइड डायमेंशंस को इक्वेट करो। मास का डायमेंशन मास से कंपेयर करोगे, मास को लेंथ से कंपेयर करोगे नहीं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। टाइम को क्या तुम मास से कंपेयर करोगे, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, राइट। तो मास एंड इसका यहां पर क्या है, 1 है, तो a शुड बी 1 होना चाहिए, ठीक है। लेंथ एंड ये, तो a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 2, विच इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2 माइनस a विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, अब टाइम का मैच करो, -2a इज इक्वल टू -2 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1, ये तो निकला ही था। सो a 1 है एंड b भी तुम्हारा 1 है, राइट।
सो इसका मतलब जो तुम्हारी एनर्जी की इक्वेशन आ रही है वो K इंटू एफ डी आ रही है, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, बट एक इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं। चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 3/4 mv²। चेक करना, इसका ml2t-2 आएगा एंड इसका भी ml2t-2 आएगा, क्योंकि 3/4 एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होता है। सो ये न्यूमेरिकली क्या आ रहा है, ये न्यूमेरिकली करेक्ट है या गलत है? न्यूमेरिकली गलत है ना। न्यूमेरिकली तो ये आएगा ना k इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। एंड इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो डायमेंशनलेस भी होती है एंड यूनिटलेस भी होती है, राइट, क्योंकि ना इसके पास कोई यूनिट होती है ना ही कोई इसके पास डायमेंशन होता है, ठीक है। सॉरी, शायद मैंने पहले कुछ और बोल दिया था, बट ध्यान रखना, मैंने पहले बोल दिया था ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो डायमेंशनलेस भी होती है एंड यूनिटलेस भी होती है, राइट, ओके। सो अब यहां पर एक स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखना, ये डायमेंशनली करेक्ट है बट मैथमेटिकली गलत है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है सो डायमेंशनली भी करेक्ट है, विच मीन्स a mathematically correct expression is always dimensionally क्या होता है, करेक्ट होता है, ऑलवेज, हमेशा करेक्ट होगा। अगर मैथमेटिकली सही है, मैथमेटिकली हमेशा सही है, तो हमेशा डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ठीक है। न्यूमेरिकली नहीं कहा, मैथमेटिकली कहा, याद रखना, ठीक है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन expression may or may not be dimensionally mathematically consistent। मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है बट मैथमेटिकली गलत है, राइट, वही है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो सही है वो हमेशा डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, बट जो डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन है वो मैथमेटिकली गलत हो सकता है, ऐसे चांसेस है, या उसे सही भी हो, राइट। लाइक ये मैथमेटिकली करेक्ट है एंड सो डायमेंशनली करेक्ट होगा, एंड ये डायमेंशन, अगर इसका कॉन्वर्स देखें, ये डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता था ये गलत भी हो सकता था, सही भी हो सकता है मैथमेटिकली, बट ये मैथमेटिकली भी कंसिस्टेंट है। ये डायमेंशनली करेक्ट है बट मैथमेटिकली इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो ये मैथमेटिकली जब गलत है तो डायमेंशनली सही है, ये भी है, राइट। समझ आ रहा है, डायमेंशनली सही है, मैथमेटिकली गलत है, डायमेंशनली सही है, मैथमेटिकली सही है, मैथमेटिकली सही है, डायमेंशनली सही है, ठीक है, ओके। बस ये तो नहीं याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, अब आता है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा उससे पहले हम लोग इसका एक और एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, इसके बाद देखते, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? टेक्निकल नाम है, कुछ होता नहीं है। मान लो एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम जा रहे हो पान की शॉप पे, ठीक है, एकदम बढ़िया पान खाने, ठीक है, तो उससे तुम जाके बोलते हो
कि भैया 2 आलू दे दो। तुमने उससे कहा कि 2 आलू दे दो, वो पूछेगा बाद में, पीटेगा पहले कि क्या बोल रहे हो। अब तुम्हारे हिसाब से आलू और पान दोनों एक ही चीज है, बट दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस होता है ना। सो वही केस है, यहां पर तुम आलू को पान से कंपेयर कैसे कर सकते हो, दोनों एकदम अलग अलग क्वांटिटीज हैं, राइट। तो इसका मतलब तुमने क्या कहा, 2 आलू इज इक्वल टू 2 पान। बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, तुमने बस क्वांटिटी के बेसिस पे, न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड के बेसिस पे तुमने कह दिया दोनों क्वांटिटी सेम है, बट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, राइट। ओके, तो सही क्या है, तुम गए पान वाले के पास, कहा कि भैया 2 पान दे दो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब आलू में आलू जुड़ सकता है, पान में पान जुड़ सकता है, आलू में टमाटर नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। सब्जी नहीं बना रहे, ध्यान रखना। आलू टमाटर जुड़ नहीं सकता है, आलू में आलू जुड़ेगा, पान में पान जुड़ेगा, एंड टमाटर में टमाटर जुड़ेगा, ठीक है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। ओके, तो इसका मतलब अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, एंड इन सबके पास यूनिट्स हैं, सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देन डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। आलू शुड बी इक्वल टू आलू शुड बी इक्वल टू आलू, ठीक है। a by b is equal to c, which means dimensionally a by b must be equal to c, but it does not imply that dimension of a is equal dimension of b। आलू आलू के बराबर है, लेकिन आलू पान के बराबर नहीं है, करेक्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। हाफ एम वी स्क्वायर बाय एक्स प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए बाय चलो एम ए ही ले लो, ठीक है अभी के लिए। तो क्या प्रिंसिपल होमोजेनिटी इस पे एप्लीकेबल है या नहीं है, चेक करना है, ठीक है। तो फॉर दिस इक्वेशन टू बी कंसिस्टेंट, जो डायमेंशन ऑफ, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, तो डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल डायमेंशन ऑफ c। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तब भी यही कंडीशन होल्ड करती है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अलग केस लगता है, जो मैंने बताया था कि a बाई बी जब हमने किया था, तो वहां पे कंपल्सरी नहीं कि a एंड b का भी डायमेंशन सेम हो, आई मीन डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये कंपल्सरी है। तो यहां पे पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम ए। सॉल्व करो, क्या बनेगा, एम वी बाई एक्स, एक्स इज डिस्टेंस, तो ये भी एम एल टी माइनस टू है, ये भी एम एल टी माइनस टू है, ये भी एम एल टी माइनस टू है। कैलकुलेट करना इतना कर सकते हो ना। तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये ओबे कर रही है, ठीक है। ओके, अच्छा, यही मैंने कह दिया एक्स से डिवाइड ना करो, तब क्या होगा, ये एम एल टू टी माइनस टू बनेगा। तो क्या एम एल टू टी माइनस टू कभी भी एम एल टी माइनस टू के बराबर है, नहीं है। एम का एम बराबर है, टी और टी का बराबर है, बट एल का टू है, इसका वन है, तो क्या कभी टू इज इक्वल टू वन होता है, नहीं होता है। तो इसलिए डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है, एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे नहीं कर रही है, ठीक है। इट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट जहां पर हम लोग अब एक और डीमेरिट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x, ठीक है, ओमेगा b। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाय b, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है जो साइन कॉस, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो उन पे डिपेंड कर रहा हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, या लॉगरिथमिक फंक्शन पे। मतलब
अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड कर रहा हो, या एक्सपोनेंशियल, या फिर लॉगरिथमिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर एग्जांपल साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल e की पावर x या a की पावर x वेयर a इज अ नंबर। e कह दो या a कह दो, बात एक ही है, ठीक है। a एक जनरल के लिए हो जाएगा एंड e एक ऑयलर नंबर के लिए, ठीक है। ओके, लॉगरिथम लॉग ऑफ x। तो ये क्या होते हैं, ये जितने भी क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं सब डायमेंशन लेस है, सब डायमेंशन लेस भी है एंड यूनिट लेस भी है, राइट। ओके, एंड इससे बड़ी बात है इनका जो आउटपुट है वो भी डायमेंशनलेस है एंड यूनिटलेस है, एंड जो इनका इनपुट है एक्स है, एक्स भी तुम्हारा डायमेंशनलेस एंड कोई जरूरी यूनिटलेस हो या ना हो, ठीक है। तो एक्स क्या है, वो डायमेंशनलेस है एंड आउटपुट क्या है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस पे डिपेंड कर रहा है, साइन, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन पे, ये लॉगरिथम में 2 बार लॉग नहीं लिया है, ओके। कोई भी फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन में डिपेंड कर रहा है तो हम लोग डायमेंशनली उसे नहीं बता सकते हैं कि वो कौन से फंक्शन डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ये सब फंक्शन डायमेंशनलेस हैं, तो हम लोग कभी बता ही नहीं सकते हैं, राइट। एंड ये बहुत बड़ा डीमेरिट है इसका। ओके, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, मैंने क्या कहा, ये डायमेंशनलेस है। जब तुम डायमेंशनली कंपेयर करोगे तो y ये क्या बनेगा, l बनेगा एंड ये a बनेगा। डायमेंशन इसका क्या है, कुछ भी नहीं है, हटा दो। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a क्या बनेगा, l बनेगा, करेक्ट है, सही है। अच्छा, ओमेगा क्या है, सॉरी ओमेगा मैं बताया नहीं ना, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम लोग सर्कुलर मोशन में कवर करेंगे, ठीक है, बाद में। ये होता है 2π/t, राइट, ठीक है। 2π इज इन रेडियंस, बट हम लोग अभी उसे नहीं एज्यूम करेंगे, ठीक है। बस इसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो अभी के लिए, ठीक है। ओके, सो ओमेगा बी है, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0, मतलब इनपुट क्या होगा, डायमेंशन लेस होना चाहिए, राइट। वैसे तो अंदर अंदर एंगल है, बट एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एंगुलर डायमेंशन क्या होता है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। सो ओमेगा इंटू बी इज इक्वल टू m0 l0 t0, राइट। ओमेगा है 2π/t, अच्छा, इज इक्वल टू m0 l0 t0, राइट। 2π इज अ कांस्टेंट एंड ये तो ऐसे रहेगा, तो b इज इक्वल टू t आएगा, करेक्ट है। सॉल्व करना, ठीक है, बहुत बेसिक सा स्टेप है। यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है एंड ये नीचे वाले t को मैं उधर लेके चला गया, ठीक है। तो b का जो डायमेंशन है वो है टाइम, ठीक है। तो a/b का डायमेंशन क्या बनेगा, l/t, ये क्या बना दिए, l/t which is lt-1 which resembles velocity or speed, right, ठीक है। अच्छा, आई होप डायमेंशन से बस इतनी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग आ रहे हैं, गेस करिए किस पे आ रहे हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत करते हैं, एरर्स, गलतियां। ये 1 क्यों लिख रहा हूं, देखो एक और गलती कर दी, एरर पढ़ाने से पहले गलती कर दी है। एरर्स, एरर क्या होती हैं, बेसिकली गलतियां जो हम लोग करते हैं, ठीक है। वो बहुत टाइप की हो सकती हैं, ओके। नाउ अगर हम लोग फिजिक्स के टर्म से बात करें तो उसे जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। क्या चीज बता रहा हूं, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन,
अच्छा ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है? मान लो मैंने कह दिया तुम एक अपनी लैब में जो कभी स्क्वायर लेके नहीं जाते हैं, वहां पे तुम जी केवल 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, मतलब आनी चाहिए ये 9.8 कह दो, ठीक है। तुमसे स्कूल वालों ने कहा कि इतनी वैल्यू ये होती वैल्यू, एंड अब तुम इसे एक्सपेरिमेंटली बताओ। तुमने एक्सपेरिमेंट किया एंड तुम्हारी वैल्यूज क्या आई? 9.9, 9.7, 9.8, 9.9, 9.7, ठीक है। तो ये डेटा क्या है? इससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। कैसे? मतलब इसकी जो वैल्यूज है वो एकदम क्लोज क्लोज हैं, राइट, मतलब इसके बहुत पास आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, एंड मोर ओवर ये सब वैल्यूज एक दूसरे बहुत क्लोज नहीं है। अरे 9.1, 9.7, 9.8 बहुत क्लोज वैल्यूज नहीं है ना, बहुत क्लोज वैल्यूज। तो इसका मतलब ये प्रिसाइज भी हैं। अच्छा, तो एक्यूरेसी और प्रेसिशन में डिफरेंस क्या हुआ, बता रहा हूं। सपोज करो तुम्हारा आंसर है 11, 11.1, 10.9, 11.2, ये आया है। तो क्या ये एक्यूरेट है? अरे कहां से एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ओके, बट ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। इसका मतलब वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अगर मैं इसे ऐसे एक सर्कुलर में एक टारगेट गेम जो होता है आर्चरी का, उसमें अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, ये 9.8 हमारा बुल्स आए हैं, राइट, एंड ये जो वैल्यूज है यहाँ कहीं ला करेंगे 11, 11.1, 10.9, 11.2, ये वैल्यूज यहाँ ला करें एंड बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो वैल्यूज जितना क्लोज होती हैं उतना ज्यादा हम लोग कहते हैं कि जो डेटा है वो प्रिसाइज है, राइट। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है बट इसका प्रेसिजन हाई है। इट हैज लो फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, लो एक्यूरेसी बट हाई प्रेसिजन। अच्छा, प्रेसिजन बेसिकली क्या बताया, तुम्हारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोज हैं, राइट। एंड एक्यूरेसी क्या बताता है, जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है वो बुल्स है, यानी जो ट्रू वैल्यू है उसका कितना क्लोज है, राइट। ये डिफरेंस होता है। तो हाई हाई एक्यूरेसी क्या बताती है? हाई एक्यूरेसी डज नॉट इंप्लाई हाई प्रेसिजन। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। हाई प्रेसिजन कैन नेवर इंप्लाई हाई एक्यूरेसी ऑल्सो, राइट। हो सकता है क्योंकि यहां पर देखो प्रिसाइज तो बहुत ज्यादा है बट एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ओके, अच्छा ठीक है। सोलर सिस्टम नहीं बना रहा, ये 9.8 है, ये 9.8 है, ये 9.8 है, ये भी 9.8 है। तुम्हारा ही रिजल्ट आ रहा है। सर ये कहा गोला बना रहे हो? नहीं नहीं, गोला नहीं। ये यहाँ पर देखो, ये प्रिसाइज है। अरे कहाँ से प्रिसाइज है, इतना दूर दूर तूने डॉट्स बनाए हुए हैं। क्या एक्यूरेट है? कहीं से भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बहुत दूर है ट्रू वैल्यू के। तो ये है लो एक्यूरेसी, या कह दो पुअर एक्यूरेसी, या लो कह दो, जो कहना कह दो। लो एक्यूरेसी एंड लो प्रेसिजन, राइट। अच्छा, यहां पर ये क्या है? हाई एक्यूरेसी। अरे ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज नहीं है ये सब जितने मैंने बनाए, एंड सब एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं है। हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रेसिजन। अच्छा, एंड ये हाई एक्यूरेसी यहां पर है। अच्छा, बट प्रेसिजन है नहीं है, लो प्रेसिजन, राइट। अच्छा, अब
लो एक्यूरेसी हाई प्रेसिजन, ठीक है। आई होप समझ आ रहा हो। प्रेसिजन मतलब कि जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो एक दूसरे से कितना क्लोज है, एक्यूरेसी मतलब जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है वो कितना ज्यादा तुम्हारे ट्रू वैल्यू या बुल्स आई के क्लोज है। बुल्स आई मैंने ऐसी टर्म दे दी है, ठीक है, क्योंकि मैं आर्चरी के मेथड से बता रहा था। ओके, दैट्स नॉट द टर्म इन फिजिक्स, राइट। अच्छा, अब जब आप लोग को ये सब समझ आ गया है तो अब आप लोग एब्सोल्यूट एरर पे हम लोग डिस्कशन मतलब करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मान लो तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उससे तुम्हारी वैल्यूज आई A1 A2 A3 से लेकर के, अच्छा A3 पहन लो, ठीक है, सिंप्लिसिटी। अच्छा, तो उससे पहले एक हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुमसे कहा गया जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ठीक है, क्या दिया गया, ओके। अच्छा, सो एंड तुमने जब वैल्यूज निकाली तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 10.1, 9.9 एंड तुम्हारा आ रहा है 10 सपोज करो आ गया, ठीक है। अब तुम इन सबको ऐड करो जो तुम्हारा आंसर आया, या फिर तुम्हारा यहाँ पर होता है 10.7 एंड यहाँ पे 9.3 आया, मतलब प्रिसाइज नहीं है डेटा, ना ही एक्यूरेट एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करो, इन तीनों का तुम मीन ले लो। तो ए मीन क्या आएगा, 10.7 प्लस 9.3 प्लस 10/3 विच इज इक्वल टू 10 एंड विच इज वेरी मच क्लोज टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी, राइट। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत एरर तो होगी अभी भी, राइट। तो हम लोग एक्यूरेट तो नहीं है, बट एक्यूरेसी हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, अगर उन सबका हम लोग एवरेज ले लें, मीन ले लें, अरिथमेटिक मीन ले लें, तो हम लोग उतना ज्यादा ट्रू वैल्यू के पास आते जाएंगे। तो एम को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू, राइट। सो एम यहां क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3/3 होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं इसे n टर्म्स के लिए डिफाइन कर दूं an तक, तो क्या बनेगा, A4 प्लस डॉट 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 टिल an, कितने टर्म्स हैं, 1 से लेकर के n तक n टर्म्स हैं, तो तुम्हारा am बनेगा, राइट, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, अरे देखो, एब्सोल्यूट एरर जैसे कि तुम्हारा एरर इन A1 निकाल ले, A1 में कितनी एरर है, जैसे यहां पर ये A1 था, तो A1 में कितनी एरर है, मॉड लोगे 10.7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0.7, A2 कितना आएगा 9.3 माइनस 10 माइनस 0.7, माइनस ना लिखना, मॉड है यहाँ पर। सही है, अरे मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, बस उसी का पॉजिटिव नंबर दे देता है। मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अच्छा, सो डेल्टा A1 क्या आएगा, मॉड A1 माइनस AM, डेल्टा A2 मॉड A2 माइनस AM। अच्छा, तो मॉड AN क्या आएगा, मॉड AN माइनस AM। अच्छा, ये होता है तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, बट उससे पहले ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये होती है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एंड ये सब होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, शायद मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, एक मिनट, आई होप ये वाला वर्क कर रहा हो। हाँ, काम मेरे को अभी कर रहा है, नहीं होगा तो अभी रिफिल कर लूंगा। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं इसे समराइज करूं तो ये होता क्या है, देखो, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू A1 A2 से लेकर के AN/N होता है, यह तुम्हारी होती है ट्रू वैल्यू। एंड एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, A
1 इज इक्वल टू मॉड A1 माइनस AM, n के टर्म से लिख दो AN माइनस n, ठीक है। ये तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर होती है। ओके, अच्छा अब इसके बाद एक टर्म आता है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? जैसे तुमने डेल्टा A1 निकाला, डेल्टा A2 निकाला, डॉट डॉट डेल्टा AN निकाला है, इन सबको ऐड करके इसका एवरेज ले लो, मतलब इन सब का तुम अरिथमेटिक मीन निकाल लो। तो डेल्टा A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 से लेकर के डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, ये बना। अच्छा डेल्टा A मीन ये है। सो अगर तुम्हें कोई वैल्यू को लिखना है तो कोई वैल्यू जो हो तुम लिखोगे वो होगी A मीन प्लस, ये A मीन है ठीक है, ये ट्रू वैल्यू, प्लस डेल्टा A मीन के फॉर्म में होगी प्लस माइनस, बिकॉज तुम या तो एरर को ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ये तुम्हारी एरर है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे तुम्हारा 10.7 एंड 9.3 एंड 10 था, तो इसमें एरर 0.7 थी, इसमें 0.7 थी, इसमें 0 थी, तो 0.14 बनेगा। सम इसे करोगे 0.7 प्लस 0.7 क्या बनेगा? 0.14। एंटी टर्म्स है 1 2 3, तीन टर्म है, डिवाइड बाय 3, तो कितना बनेगा? 0.05 अप्रोक्सीमेटली मान लो, ठीक है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसे तुम कैसे लिखोगे? 10 प्लस माइनस 0.05 ऐसे लिख दोगे, करेक्ट है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज अभी बस आप लोगों को मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर हम लोग उससे वहां देखें तो अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है, थोड़ा सा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड एक इसमें ये ध्यान रखना कि वैल्यू इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन, ठीक है। A मीन इज द एरर, मीन एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर कह सकते हो, हाँ वही है। एंड फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, लिखो। फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? डेल्टा A मीन बाय AM, ठीक है, ये तुम्हारी फ्रैक्शनल एरर होती है। एंड अगर इसमें तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा? अरे परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा या परसेंटेज एरर हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये बेसिकली था पूरा एरर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें कुछ ऑपरेशंस ऑन एरर देखेंगे, राइट। अच्छा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बता दे रहा हूं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑफ डेल y बाय y और डेल y बाय x, ये क्या बना दिया, इज इक्वल टू dy बाय dx। ये क्या है? मैं पहले मार्कर में इंक फिल करके आ रहा हूं, ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स। तब तो आप लोग इस पे इमेजिन करिए इसका मतलब क्या है। ये कैलकुलस की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिन्होंने पढ़ा होगा उन लोगों को पता भी होगा, एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को भी बता रहा हूँ, राइट। ओके, सो बेसिकली अगर मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया है, समझ लो, नहीं समझना तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट समझ लोगे कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एडवांस के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। एंड अगर नीट वाले देख रहे हैं तब भी वो लोग देख सकते हैं, बिकॉज ये डिफ्रेंसिएशन में आगे, क्योंकि फिजिक्स में यूज होगा डिफ्रेंसिएशन, तो उसमें हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सपोज करो ग्राफ ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। यहां पर तुमने एक पॉइंट लिया x1 एंड यहां पर तुमने एक पॉइंट लिया x2, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग y1 आएगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग y2 आएगा, ठीक है। तो डेल y बाय डेल x क्या बनेगा? y2 माइनस y1
बाय x2 माइनस x1 बनेगा, ठीक है। अब इसका टेंजेंट क्या है, ये इसका टेंजेंट है एंड इसका ये टेंजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का टेंजेंट दोनों का अलग अलग है, कोइंसाइड तो कर नहीं रहा है, राइट। तो जब कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों को इतना क्लोज लाना है सच दैट इन दोनों जो टेंजेंट है वो कोइंसाइड कर जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स को जीरो का अप्रोच कराऊंगा। डेल्टा एक्स क्या है, x2 माइनस x1 है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो ये क्या होगा, पॉइंट इधर आएगा एंड एक ना एक टाइम बाद ये दोनों एकदम इतना पास हो जाएंगे कि इन दोनों के बीच में कोई और पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एंड उस केस में जो टेंजेंट बनेगी वो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे कोइंसाइड कर जाएंगी, राइट। तो लिमिट मतलब जैसे जैसे तुम डेल्टा एक्स को जीरो को अप्रोच करा रहे हो वैसे वैसे वो डिफरेंशिएबल बनता जा रहा है, मतलब सॉरी डेरिवेटिव बनता जा रहा है उस फंक्शन पे, ठीक है। इतना समझो, बाकी कैलकुलस हम ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लिमिट फॉर वेरी स्मॉल चेंज हम लोग कह सकते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल डी वाई बाय डी एक्स, ओके। या फिर इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। एंड इसी स्मॉल चेंज को हम लोग एरर कहते हैं इन फिजिक्स, राइट, ओके, एटलीस्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज द एग्जैक्ट एरर एंड डी वाई बाय डी एक्स इज द अप्रोक्सीमेट एरर, अगर यहां पर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, ओके। तो बेसिकली डी वाई को तुम बेसिकली डेल्टा एक्स कह सकते, डेल्टा वाई कह सकते हो एंड डेल्टा वाई को डी वाई कह सकते हो, ठीक है। मैं इतना ये डीपली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन है जो मैंने अभी कवर करा था कुछ दिन पहले, तो उसमें हम लोग को मोमेंटम दिया गया था एंड हम लोग को परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी शायद निकालना था। तो वहां पे सबका आंसर शायद 20 आ रहा था बट उसका आंसर 21 था, कुछ ऐसे था, मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है। मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा तो आप लोग चेकआउट करिएगा जरूर, ठीक है, तब ज्यादा अच्छे क्लियर होगा। बेसिकली यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि चेंज की एरर, एग्जैक्ट एरर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट एरर, ठीक है। एग्जैक्ट चेंज इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट चेंज। डेल्टा वाई क्या होता है, एग्जैक्ट चेंज होता है, डी वाई क्या होता है, अप्रोक्सीमेट चेंज होता है, ठीक है, ओके। ये कब के लिए, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ओके। अब मैं इतना ही क्यों बता रहा हूं ये समझते हैं। अच्छा, अब आता है ऑपरेशंस ऑन क्या, एरर्स, राइट। आई होप मेरा माइक्रोफोन ऑफ ना हो, हियर इट्स ऑन, ओके। सो एडिशन ऑपरेशन पहले आता है। सपोज करो एक क्वांटिटी z है, कैपिटल Z इज इक्वल टू x प्लस वाई है। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को लेके पहले चलो एडिशन करते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन बाद में कर लेंगे। तो z को क्या लिख सकते हो, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस y प्लस डेल्टा y कह सकते हो, ओके। z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस x है ये, प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। कंपेयर करो, एरर को एरर से कंपेयर करोगे इसे इससे, तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। अच्छा, सपोज कर तुम्हें ये नहीं करना था, तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई था, डिफरेंशिएट मार दो दोनों साइड, dz इज इक्वल टू dx प्लस dy, द चेंज इन z इज इक्वल टू चेंज इन y प्लस चेंज इन x। सो अप्रोक्सीमेट चेंज है फॉर स्मॉल एरर, for small error dz is equal to del z and for इन दोनों के लिए भी सेम चीज है, तो del z is equal to del x plus del y। यहां पर भी सेम रिजल्ट आया, यहां पर भी सेम रिजल्ट आया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, बट ये अप्रोक्सीमेट चेंजेस के लिए है, मतलब बहुत छोटे चेंजेस के लिए, बहुत छोटे एरर के लिए, याद रखना, वरना दूसरा मेथड होता है जो मैंने उसमें उस क्वेश्चन में कवर किया था। सो आप लोग से जरूर चेकआउट करिएगा वरना फिर वो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। अब आता है सब्ट्रैक्शन। अच्छा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सपोज कर दिया, ठीक है।
z प्लस डेल्टा z, अरे स्मॉल z होगा ना, इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस माइनस प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, z इज इक्वल टू x माइनस वाई। हम लोग जब भी यहाँ पे एरर निकालते हैं तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं। तो मैक्सिमम केस में हम लोग कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो क्वांटिटीज को तुम अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो छोटी क्वांटिटी मिलेगी, दो को अगर ऐड करोगे तो हमें मैक्सिमम क्वांटिटी मिलेगी। तो सब्ट्रैक्ट नहीं, हम लोग ऐड करेंगे टू गेट द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, राइट। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई एरर नहीं देगा, बट हम लोग जब भी यहाँ पर एरर की बात करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहते हैं, राइट। अरे जैसे तुम कोई इंस्ट्रूमेंट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड तुमने उसका दो बार लिया है, मेजरमेंट लिया है, ठीक है। तो क्या तुम जब दोनों बार करोगे तो क्या तुम एरर तुम्हारी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? ऑब्वियसली मैक्सिमम एरर तो ऐड होगी ना, क्योंकि तुम जितने बार परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा एरर के चांसेस बन जाते हैं, राइट। दैट्स वाई। अच्छा, अब आता है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सॉरी x इंटू वाई। अच्छा, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई, राइट। तो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस डेल्टा x इंटू वाई प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। कैलकुलेशन मुझसे ना पूछो, x इंटू वाई, एक्स इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा x इंटू वाई एंड डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई है, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से करना है, ओके। अच्छा, 100 प्लस 0.01 इंटू 100 प्लस 0.01, इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो 1000 10,000 बनेगा। इन दो मल्टीप्लाई करो 0.0001 बनेगा, राइट। ये बनेगा, ये बना, ये बनेगा ना। अच्छा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई एंड एक्स एंड वाई का जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इतनी छोटी क्वांटिटी कि अप्रोक्सीमेटली जीरो का अप्रोच कर रही है, राइट। हाँ, बट अगर तुम डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब डेल्टा एक्स एंड वाई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर 1 आएगा ना, चेक करो। 100 इंटू 0.01 1 बन रहा है, 0.01 इंटू 100 1 बन रहा है। तो दैट इज स्टिल कंपेरेबल इन फ्रंट ऑफ 10,000, बट 0.0001 को तुम कहाँ से कंपेयर कर लोगे? तो इसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को हमने बहुत छोटा मान के निग्लेक्ट कर दिया है, ओके, ठीक है। फॉर मतलब जब बड़ी एरर आएगी वहां पे हम लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे, राइट। ओके, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई एंड डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स। अच्छा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे z से डिवाइड करो। z क्या है? एक्स वाई है, एक्स वाई बाय एक्स वाई, सही है, करेक्ट है। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y। अच्छा, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम इसे डिफरेंशिएट कर करना था तो कैसे करते हैं, बता रहा हूं। ये तुम्हारे फ्रैक्शन एरर का सम बन गया यहाँ पर जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। दो से तुम नेचुरल लॉग लोगे तो ln x प्लस ln y बनेगा, डिफरेंशिएट कर दो 1 बाय जेड इंटू डी जेड, चेन रूल है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑफ वाई लो, 1 बाय वाई होता है, इसका तुम्हें डी वाई का डेरिवेटिव लेना है, वो क्या बनता है, डी वाई बनता है। तो डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई। तुम्हें हमेशा सब चीज के प्रूफ पता होने चाहिए, क्योंकि एडवांस में क्या होता है, कभी कभी प्रूफ के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, एंड ऐसा भी होता है कि मे से कभी कभी बहुत ज्यादा लॉजिकली क्वेश्चन आ जाते हैं जो तुम्हें प्रूफ के थ्रू ही तुम सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो हमेशा प्रूफ पे फोकस करना, ठीक है, एंड डेरिवेशंस पे, हमेशा आंसर रटने के पीछे ना जाना, ठीक है, एंड रिजल्ट्स ऑब्वियसली। अब आता है डिवीजन, राइट। अच्छा, आई होप मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई है। अच्छा,
ठीक है, तो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y होगा, करेक्ट है। अच्छा, अब इसे हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। इसे एज इट इज रहने दो। इसे तुम ऐसे लिख सकते हो x प्लस डेल्टा x इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू -1 कह सकते हो। हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। इसमें से y कॉमन लो, जबरदस्ती कॉमन लो, बस ले लो कॉमन। x प्लस डेल्टा x इंटू वाई की पावर -1, रीजन भी बताऊंगा। 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई की पावर -1, ठीक है। डोंट वरी, जिन लोगों को अभी ये थ्योरम नहीं पता है, मैं अभी इसे डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, तो आप लोग को जो समझ आए आप उससे कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो इश्यू। तो ये क्या बना, x प्लस डेल्टा x बाई वाई इंटू 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई की पावर -1। नोट करो, ये क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री थोड़ी ना चल रही। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, कितने लोगों को ये पता है। फॉर मॉड x मच मच लेस देन 1, सही है, करेक्ट है। तो डेल्टा y बाई वाई, वाई इतनी बड़ी वैल्यू, मान लो y तुम्हारा 100 है एंड डेल y तुम्हारा 0.01 है, तो डेल y एंड इसके कंपैरिजन में ये तो कितना बनेगा डिफरेंस, रेशियो 0.001 बनेगा, राइट, 0.001 बनेगा, सही है। तो जब इतना ज्यादा बन रहा है तो यहां पर क्या होगा, ये बहुत 0.01 बनेगा ना, राइट। सो यहां पर डेल y बाई वाई बन रहा है, राइट। सो ये बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। तो यहाँ पर n क्या है, -1 है, यहां लेते हो, पावर हटा करके यहां आ जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, राइट। ओके, अब इसे करो सॉल्व, क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x इंटू वाई माइनस डेल्टा वाई बाई वाई स्क्वायर, ये बना। अच्छा ठीक है, बहुत से। अब आगे से सॉल्व करो, ये क्या बनेगा, सॉल्व करो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल एक्स माइनस डेल एक्स इंटू डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, इसे तो जीरो कह देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, मल्टी इसे डिवाइड करो, एक्स बाई वाई माइनस एक्स डेल वाई बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा है तो यहाँ पे माइनस की इज्जत नहीं है, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है वाई बाय वाई, तो डेल एक्स बाय वाई, वो तो जीरो ऐसे ही बन गया है, इज इक्वल टू क्या बना था, z, कैपिटल Z था, कैपिटल Z को मैंने क्या लिखा था, z प्लस डेल्टा z होगा। अच्छा, तो यहाँ z क्या है, z आया x बाय वाई बना, हाँ बना। अच्छा, एंड डेल्टा z क्या बना, x डेल्टा y बाय वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा x बाय वाई डिवाइडेड बाय z करो, z क्या है, x बाय वाई, तो ये क्या बनेगा, y बाई x बनेगा, करेक्ट है। अरे भैया 1/z क्या बनेगा, 1/z इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, करोगे ना, दैट्स वाई। सो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, x बाय वाई स्क्वायर इंटू डेल वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस, बहुत बेसिक्स में बता रहा हूँ जिससे कि कोई किसी को कंफ्यूजन ना है, वाई बाई एक्स, ठीक है। वाई और वाई यहाँ से कैंसिल होगा, एक्स एंड एक्स कैंसिल होगा, तो डेल्टा z बाय z एंड एक वाई और वाई यहाँ से इज इक्वल टू एक्स बाय डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। यहाँ पर भी तुम्हारी फ्रैक्शनल एरर्स क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं। इतना बड़ा मेथड अच्छा नहीं लगता, क्या करें, बता रहा हूँ। z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, नेचुरल लॉग लो, ln z, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग लगाओगे, ln x माइनस ln y, ln
ए बी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी। जैसे नहीं आता, मैं लॉगरिथम पे पूरा एक लेक्चर ले रखा है, आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं। एल एन ए बाय बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी। ठीक है, डिफरेंशिएट करो। डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई। डी जेड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर है, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। बिना प्रूफ के भी आ गया, मतलब प्रूफ तो किया है बट बिना बायनॉमियल थ्योरम के भी आ गया। ठीक है, ओके। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है, बस वो पढ़ लो, फिर उसका सब हो जाएगा। राइट, ओके। वो क्या, फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहती है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर बाय ए क्यूब बाय ए की पावर 6। ठीक है, अब तुमसे कहा गया इसमें तुम्हें एरर निकालनी इन z, तो ठीक है, तुम वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो जो वहां पे डेल्टा वाला हमने किया था। इसे x प्लस डेल्टा एक्स मानना है, बहुत लेकिन लंबा चला जाएगा मेथड। यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगा तुम यहाँ पे नेचुरल लॉग लो। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ना याद रखो, हाँ हेल्प करता है बट बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो ना। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम जरूर यहाँ पे रिजल्ट याद रख सकते हो कि 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 2 डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 6 डेल्टा ए बाई ए। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तुम रिजल्ट जरूर याद रखो। लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तब रिजल्ट नहीं, तब पहले डेरिवेशन का करो। डेरिवेशन यहाँ कैसे होगा, नेचुरल लॉग लोगे z का ln x की पावर 3 इंटू y की पावर 6, सॉरी y की पावर 2 बाय a की पावर 6। यहाँ पे हम नेचुरल उसमें पावर को ओपन करो, सॉरी प्रोडक्ट को ओपन करो, प्लस ln y स्क्वायर माइनस ln a की पावर 6। ये बनेगा, पावर क्या होती है, ln a की पावर m इज इक्वल टू m इंटू ln a। मॉड वगैरह हम लोग अंदर लगाते हैं बट यहाँ पर सब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर बाहर आएगी तो ln z इज इक्वल टू 3 ln x प्लस 2 ln y माइनस 6 ln a। राइट, डिफरेंशिएट करो। dz बाय z इज इक्वल 3 dx बाय x प्लस 2 dy बाय y माइनस 6 dA बाय a। अब तुम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट चेंज को एग्जैक्ट चेंज के बराबर करोगे। डेल z बाय z ऊपर लिखता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में आपको। डेल z बाय z इज इक्वल टू 3 डेल्टा x बाय x, 3 डेल्टा x बाय x प्लस 2 डेल्टा y बाय y प्लस 6 डेल्टा a बाय a। राइट, सो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। ठीक है आज का, आई होप आप लोग को पूरा समझ आया होगा। एंड प्लीज इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज आप लोग वीडियो जरूर से सब्सक्राइब एंड शेयर करें सब लोग से, एंड लाइक करिएगा। सो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड इट वुड हेल्प मी टू गेट सम पावर टू कीप द सीरीज ऑन। राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।